नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन ब्रेन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सेशन में अर्थमेटिक के 5 क्वेश्चनों को मतलब जो बेस्ट क्वेश्चन है उनको करेंगे। तो देखिए, अर्थमेटिक करने का तात्पर्य ये है कि जो अर्थमेटिक है वो प्रतियोगी परीक्षा मतलब प्रतियोगी परीक्षा की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा हैं उनमें जो गणित आता है उनका बहुत बड़ा हिस्सा अर्थमेटिक से आता है, अंक गणित से आता है। चाहे आप रेलवे की एग्ज़ाम ले लें, एसएससी का एग्ज़ाम ले लें, और बैंक के एग्ज़ाम में तो जो गणित आती है वो लगभग पूरी ही अर्थमेटिक में से आती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम अर्थमेटिक के 5 क्वेश्चनों की एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन मतलब इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे जिससे आपके अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और अर्थमेटिक में आपकी अच्छी कमांड हो जाएगी। ठीक है, तो उन क्वेश्चनों को हम लेंगे। तो हम इस सेशन में अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों के द्वारा आपके अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे और उनसे संबंधित क्वेश्चन जो पेपर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। तो आप इस सेशन को पूरा देखें। तो आइए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो आइए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पार्टनरशिप साझेदारी का है। क्वेश्चन को ध्यान से देखें आप। क्या दिया है कि 3600 रुपये के कुल लाभ में से अनुराग को 2400 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको कुल 3600 रुपये का लाभ है, उसमें से 2400 अनुराग को प्राप्त होगा, तो बाकी जो एक और पार्टनर होगा उसको प्राप्त होगा। मतलब यहाँ पर हमको लाभ का रेशियो पता चल जाएगा। ठीक है, उसने 8 महीने के लिए भव्या से 3200 रुपये अधिक निवेश किए। उसने मतलब अनुराग ने भव्या से 3200 रुपये अधिक निवेश किए और 8 महीने के लिए निवेश किए। ठीक है, इसके बाद लिखा है कि भव्या अपनी राशि पूरे वर्ष के लिए निवेश करती है। तो 2 पार्टनर है, एक अनुराग और एक भव्या। तो भव्या आप राशि को पूरे वर्ष मतलब 12 महीने के लिए निवेश करती है और अनुराग 8 महीने के लिए निवेश करता। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ध्यान दें कि क्वेश्चन में आपको पूछा क्या है कि अनुराग द्वारा निवेश की गई राशि। तो हम अनुराग की राशि मान लेते हैं। तो अनुराग की राशि क्या है? x है। आपको प्रश्न में दिया है कि भव्या से 3200 अधिक रुपये निवेश करता है। तो भव्या से 3200 अधिक करता है तो भव्या अनुराग से 3200 कम निवेश करती होगी। हमने अनुराग की x इसलिए मानी है क्योंकि हमको x का ही मान निकालना है। ठीक है, तो हम एक ऐसा चर जिसका मान निकालना है उसको हम सिंगल रखते हैं और जिसका मान नहीं निकालना उसमें जोड़ घटाना के रूप में लिख देते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब भी यही है कि भव्या से 3200 अधिक अनुराग ने निवेश किया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिया है कि इसने 8 महीने के लिए निवेश किया और इसने 12 महीने के लिए निवेश किया। तो यहाँ पर जो अनुपात आएगा वही प्रॉफिट का अनुपात होगा। तो यहाँ पर हम इनका अनुपात निकालते हैं। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो आपका जो रेशियो आ गया 2x रेशियो, यहाँ पर क्या बचा 3x माइनस 3200, ये रेशियो आ चुका है। लेकिन हमको प्रॉफिट का रेशियो उन्होंने पहले ही से दिया। क्या दिया कि 3600 के कुल लाभ में से 2400 रुपये अनुराग को मिलते हैं। तो 2400 अनुराग को मिलेंगे 3600 के कुल लाभ में से, तो 1200 रुपये भव्या को मिलेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉफिट का रेशियो उन्होंने पहले ही दे दिया। ठीक है, इसको हम काट देते हैं। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 12 दूनी ये हो जाएगा आपका 24 और ये आपका 12 एकम 12। तो आपका प्रॉफिट का रेशियो 2:1 है। तो प्रॉफिट का रेशियो ये भी है और प्रॉफिट का रेशियो ये भी है। तो इन दोनों रेशियो की हम तुलना करके 3 गुणा कर देते हैं। 1 का इसमें गुणा करेंगे 2x आएगा और 2 का इसमें गुणा करेंगे तो आपका जो हो जाएगा 2 तिया 6 और 6 का अंदर गुणा होगा तो 6x माइनस 6 गुणित 3200। अब इसको हल करके आप x का मान निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6 गुणित 3200 को इधर और उसको उधर ले जाते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा आपका 4x और 6 गुणित 3200 और इसको इससे काटेंगे 4 अट्ठे 32 800 मतलब 800 गुणित 6 मतलब 4800 रुपये आपका x का मान आ गया। तो 4800 रुपये x का मान आने से तात्पर्य ये है कि जो अनुराग है उसने निवेश किया कितना 4800 रुपये। ठीक है, तो ये तो थोड़ी बेसिक सी मेथड है, इससे थोड़ा टाइम लगता है। इसके अलावा इस सवाल को करने की एक और तरीका है, तो वो तरीका और मैं आपको बता देता हूँ। तो उसको आप यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से विचार करें कि यहाँ पर आपको समय का अनुपात दिया है और प्रॉफिट का अनुपात दिया है, आपको उनकी पूंजी का अनुपात निकालना है। तो आप पर समय का अनुपात क्या क्या दिया है यहाँ पर A और B, अनुराग और भव्या, इनके समय का अनुपात। इसने 8 महीने के लिए निवेश किया, इसने 12 महीने के लिए निवेश किया। तो इसको सिंपल बना लेते हैं। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो ये तो आपके टाइम का रेशियो हो गया। इसके बाद इनके प्रॉफिट का रेशियो क्या दिया? प्रॉफिट का रेशियो हमने निकाला था 2400 इसको मिले थे और 1200 इसको मिले थे। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या आया था? 2:1
1 आया था। ठीक है, अब हमको टाइम का रेशियो दिया है और प्रॉफिट का रेशियो दिया है। अब इस टाइम और प्रॉफिट के रेशियो से आप कैपिटल मतलब पूंजी का रेशियो निकाल सकते हैं, उन्होंने पूंजी कितनी निवेश की। तो कैपिटल का रेशियो कैसे निकलेगा, देखिए आइए यहाँ पर समझ। आप जानते हैं कि अगर टाइम में क्या कर दें, टाइम में पूंजी का गुणा कर दें, टाइम में पूंजी का गुणा कर दें तो आपका प्रॉफिट का रेशियो आ जाता है। ठीक है, क्या होता है, अगर टाइम में आप कैपिटल का गुणा कर दें तो प्रॉफिट का रेशियो हो जाता है। तो यहाँ पर टाइम 2 है और 2 में किसी चीज़ का गुणा किया होगा, मतलब कैपिटल का गुणा किया होगा, तो जब ये आया होगा, तो जब ये आया होगा तो अगर इसमें हम 2 से भाग दे दें, प्रॉफिट के रेशियो में टाइम के रेशियो से भाग दे दें, प्रॉफिट के रेशियो से टाइम के रेशियो में भाग दे दें तो आपका कैपिटल का रेशियो निकल आएगा। आइए हम इसको इधर समझते हैं कि आप जानते हैं कि जो प्रॉफिट का रेशियो होता है, प्रॉफिट का जो रेशियो आता है वो कैसे आता है, पूंजी, जो पूंजी निवेश की गई वो और गुणा समय। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पर क्या दिया, हमको यहाँ पर केवल समय का रेशियो दिया और प्रॉफिट का रेशियो दिया। तो आप यहाँ पर ध्यान दें कि अगर आप पूंजी का रेशियो यहाँ से निकालना चाहें तो पूंजी का जो रेशियो आएगा वो प्रॉफिट अपॉन समय हो जाएगा। अगर प्रॉफिट में समय का भाग देके अगर उन दोनों का रेशियो आप निकाल लें तो वो आपकी पूंजी का रेशियो निकल आएगा। तो यहाँ पर ये पूंजी का रेशियो निकल आया। ठीक है, तो 1:1/3, 3 का इधर गुणा कर देंगे तो 3:1 आ जाएगा। मतलब जो अनुराग है उसकी 3 यूनिट पूंजी है और जो भव्या है उसकी कितनी, 2 यूनिट पूंजी। प्रश्न में आपको दिया है कि 3200 अधिक है अनुराग की पूंजी, तो यहाँ पर कितने अधिक है, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट ही क्या है, 3200 है। ठीक है, 2 यूनिट क्या है, 3200। तो आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 1600 आएगी। तो यहाँ पर 3 यूनिट मतलब अनुराग का बताना, 16 3 4800। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर E 4800। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आपको ये तरीका भी ठीक है, लेकिन ये बेस्ट तरीका है और ये अच्छा तरीका है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन अर्थमेटिक के टाइम एंड वर्क का है, समय और कार्य का है। तो यहाँ पर ध्यान दें, क्वेश्चन दिया है कि आयुष और वीर एक कार्य को एक साथ कार्य को पूरा करने में लिया गया समय, मतलब आयुष और वीर को एक साथ कार्य को पूरा करने में लिया गया समय चारू द्वारा उसी काम को पूरा करने में लिए गए समय के बराबर है। मतलब आयुष और वीर मिलकर जितना काम करते हैं उतना ही काम चारू करती है। तो हम देखते हैं कि दोनों बराबर काम कर रहे हैं, मतलब दोनों की एफिशिएंसी, दोनों की क्या एफिशिएंसी समान होगी। जैसे इसकी एफिशिएंसी 1 है आयुष और वीर की, तो चारू की एफिशिएंसी भी क्या होगी, 1 होगी। क्योंकि दोनों को समान समय लग रहा है तो वो दोनों एक दिन में समान कार्य करेंगे। एक दिन में जो कार्य करते हैं उसी को एफिशिएंसी या दक्षता बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या लिखा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में लिखा वीर अकेले उस काम को 45 दिन में करता है। मतलब जो वीर है वो उस काम को 45 दिन में करता है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर एफिशिएंसी दक्षता की बात कर रहे हैं, तो अभी ये टाइम दिया है तो हम इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि वीर अकेले काम को 45 दिन में करता है। इससे हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। अब क्या लिखा है, चारू की दक्षता वीर की दक्षता का 225% है। तो यहाँ पर चारू और वीर की दक्षता की बात करी है, तो क्या लिखा है, दक्षता की 225%, मतलब वीर की दक्षता की कितनी है, 225%। यहाँ पर ध्यान दें कि 225% की आप फ्रिक्शन वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, 9/4 आएगी। ठीक है, तो 9/4 का मतलब ये है कि यदि 4 वीर की दक्षता है तो 9 किसकी होगी, अधिक नहीं है, उतनी है। अधिक होती तो हम 9 जोड़ते 13 होती, तो 9 दक्षता कितनी होगी, चारू की होगी। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दें टोटल वर्क यहाँ से आपका निकल जाएगा, क्योंकि वीर एक दिन में 4 यूनिट कार्य करता है, तो टोटल वर्क 45 दिन लगते हैं, तो 45 × 4 ये आपका टोटल वर्क हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर चारू की दक्षता कितनी है, 9 है, लेकिन यहाँ पर 1 है, तो हम इन दोनों रेशियो में 9 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी 9 का गुणा और यहाँ पर भी 9 का गुणा। अब यहाँ पर देखें कि वीर की 4 है, तो वीर की 4 है और टोटल 9 है, तो मतलब आयुष की 5 होगी। तो आपसे पूछा है कि आयुष कितने दिन में करेगा कार्य, तो यहाँ पर 5 से भाग दे देंगे टोटल वर्क में। 5 9 45 और 9 चौके 36। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम तो देखिए प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा आपको इसमें चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और प्रतिशत तीनों का सम्मिलित रूप में ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है कि शिवम द्वारा एक योजना पी में निवेश की गई राशि क्यू में निवेश की गई राशि से 50% अधिक है। तो यहाँ पर ध्यान दें कि योजना पी है और योजना क्यू है, तो क्यू में निवेश की गई राशि से 50% अधिक निवेश किया। तो यहाँ पर ध्यान दें कि जो 50% होता है
उसकी जो फ्रिक्शन वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। और फ्रिक्शन वैल्यू का मतलब ही ये होता है कि जो हर में रहता है वो 100% है, तो उसका 50% 1 होगा, मतलब 2 का 50% 1 है। तो हम मान लेते हैं क्यू की निवेश की गई राशि अगर 2 है, तो प्रश्न में दिया है क्यू में निवेश की गई राशि से 50% अधिक पी में निवेश की गई, तो 2 का 50% 1 है, तो 1 अधिक निवेश की गई मतलब 3 इसमें निवेश की गई। ठीक है, तो जो पी में निवेश की गई जो धन है, पी और क्यू में निवेश किया गया धन, वो हमको यहाँ पर निकाल दिया। ठीक है, इसके बाद दिया है कि यदि योजना पी 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज देती है, योजना पी 10% की दर से साधारण ब्याज देती। ठीक है, ऐसा ही। इसके बाद योजना क्यू 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज देती थी, योजना क्यू 20% की दर से सीआई देती है ना, ये ध्यान रखना आप। तो यहाँ पर इनका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज निकालना है, तो हम इसमें 100 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि इनका फिर प्रतिशत निकालने में बड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो 300 रुपये इसने, 300 यूनिट इसने और 200 यूनिट क्यू में निवेश किए। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, ब्याज प्रदान कर दी। तो बताइए कि केवल दूसरे वर्ष में योजना क्यू से प्राप्त ब्याज, योजना क्यू से केवल दूसरे वर्ष में, क्योंकि 2 वर्षों का ब्याज मिलेगा, 2 वर्षों की बात हो रही है इस प्रश्न में, केवल दूसरे वर्ष में योजना क्यू से प्राप्त ब्याज, और उसके बाद दिया है 2 वर्षों बाद योजना पी से प्राप्त कुल ब्याज। तो हम पहले पी का निकाल लेते हैं, क्योंकि पी का साधारण ब्याज है, और 10 वर्षों से 2 वर्षों का साधारण ब्याज निकालें, मतलब 10% से 2 वर्षोों का साधारण ब्याज निकालें तो 20% निकलता है, तो 300 का आपको 20% निकालेंगे। तो यहाँ पर जो ब्याज आ रहा है पी वाला कुल ब्याज आ रहा है 20% आएगा, तो 300 का 10% 30 होता है, और अगर 30 को डबल कर दें तो 20% हो जाएगा। 30 को डबल हमने कर दिया, तो यहाँ पर 60 यूनिट पी से प्राप्त ब्याज हो गया। अब इसके बाद हम इस 200 की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे ये 200 रुपये हैं, इस पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, तो पहले 20% की दर है, यहाँ पर भी 20% है, और यहाँ पर भी 20% है। ये फर्स्ट ईयर है और ये सेकेंड ईयर है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दें, इस पर 20% ब्याज लगेगा, 200 का 20% क्या होता है 40, तो यहाँ पर 40 रुपये लगेगा, यहाँ पर भी 40 रुपये लगेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि दूसरे वर्ष में जो पहले वर्ष का ब्याज है उस पर भी ब्याज लगता है, तो इसका 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ पर पहले वर्ष जो ब्याज है वो 40 यूनिट है, और दूसरे वर्ष कुल ब्याज है 48 यूनिट, तो हमें केवल दूसरे वर्ष के बाद से मतलब है। तो दूसरे वर्ष का ब्याज यहाँ पर कितना आ रहा है, 48 यूनिट। अब प्रश्न आपसे ये बोल रहा है कि जो पी का ब्याज और क्यू का ब्याज निकला है, तो वो पी के ब्याज का कितना प्रतिशत है क्यू का ब्याज। हमसे यही पूछ रहा है कि 2 वर्षों बाद योजना पी से प्राप्त कुल ब्याज का कितना प्रतिशत है क्यू का ब्याज। तो यहाँ पर पहले इसको और सिंपल करते हैं, 12 पंजे 60 और 12 चौके 48, मतलब 5 का कितना प्रतिशत है, 4 गुणित 100 कर दो, या 4/5 में से ही 80% होता है। अगर आप में से निकालना चाहें तो ये 20 कटेगा, 20 चौके 80%। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर है 80%। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको ऐसे करना है। आपको एक बात और ध्यान रखना है कि जो परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू है ये हमेशा आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इस बात को ज़रूर ध्यान रखें। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आय, बचत और खर्च पर आधारित है। तो आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है कि जो आय होती है वो बचत और खर्च का योग होती है, तो आप ये बात समझें। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि वीर की मासिक आय उसके मासिक खर्च का, वीर की मासिक बचत उसके मासिक खर्च का 60%। तो यहाँ पर आपको वीर दिया है तो उसकी कुछ आय भी होगी, तो वीर की आय हो गई, और उसकी कुछ बचत होगी, तो ये बचत हो गई, और ये प्लस खर्च हो गया, है ना। खर्च इसलिए लिखा क्योंकि जो उसकी आय होगी वो बचत और खर्च का योग होगी, है ना। यहाँ पर ध्यान रखें क्या दिया है कि उसकी मासिक बचत उसके मासिक खर्च का 60% है। तो मासिक खर्च यदि 100 है तो उसका 60% ये है, तो अगर ये 100 है तो ये 60 होगा। वैसे अगर आप 60% की फ्रिक्शन वैल्यू निकालें तो 3/5 होती है ना। तो ये फ्रिक्शन वैल्यू आपको आना चाहिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में ये यूज़ होती है। तो अगर 5 आपका खर्च है तो 3 उसकी बचत है, 3 उसका 60% होता है। तो यहाँ पर अगर इसका 5 खर्च है तो प्लस 3 उसकी बचत है। अगर 5 खर्च है 3 उसकी बचत है, तो आय कितनी हो गई, 8 यूनिट आय हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दें। अब क्या लिखा है, यदि उसकी मासिक आय 25% बढ़ जाती, तो मासिक आय पहले कितनी थी, 8 थी, पहले कितनी थी, 8 थी, और अगर 8 का 25% बढ़ाएंगे, 25% की फ्रिक्शन वैल्यू 1/4 होती है। तो 8 का अगर 25% निकालेंगे तो 1/4 से गुणा करेंगे, तो 1/4 से इसमें गुणा करेंगे 2 होगा, तो मतलब 2 यूनिट बढ़ जाती। तो उसकी आय कितनी बढ़ गई, 2 यूनिट बढ़ गई। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दें, यदि उसकी आय 2 यूनिट बढ़ गई,
यदि उसका मासिक खर्च 60% बढ़ जाता है, खर्च भी बढ़ा, यहाँ पर वो हम लाइन देखना भूल गए, खर्च कितना बढ़ा 60%, तो उसका खर्च 60% मतलब 5 का 60%, 5 का 60%, 5 की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती, 60% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती 3/5, तो 5 का 3/5, 5 से 5 कटा 3 आएगा, तो यहाँ पर 3 यूनिट बढ़ा, तो उसका जो खर्च है वो 8 यूनिट हो गया। ठीक है, अब बात समझिए। अब आपको पता 10 कुल आए है, जिसमें से 8 रुपये उसने खर्च कर दिए, तो बचाए कितने होंगे उसने, 2 बचाए होंगे। ठीक है, कितने बचाए होंगे, 2 बचाए होंगे। अब आप प्रश्न को ध्यान से देखें, यदि उसकी मासिक बचत 7,000 रुपये कम हो गई, मासिक बचत कितनी हो गई 7,000 रुपये कम हो गई, तो पहले उसकी मासिक बचत 3 थी, अब कितनी हो गई 2, तो कितनी यूनिट कम हुई, तो 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 7,000 रुपये उसकी कम हुई है। ठीक है, तो पूछा क्या प्रश्न में, पूछा कि वीर की प्रारंभिक मासिक आय कितनी थी, प्रारंभिक मासिक आय तो उसकी 8 यूनिट थी, और 1 यूनिट की वैल्यू हमको पता है, तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें 8 का गुणा करेंगे, तो 8 का गुणा करेंगे तो 56,000 रुपये उसकी प्रारंभिक मासिक आय थी। तो इस प्रकार आप फ्रिक्शन वैल्यूओं का प्रयोग करके इन क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 अनुपात समानुपात पर आधारित। तो क्वेश्चन में दिया है कि एबीसी के बीच 86,700 रुपये को इस प्रकार बांटना है, तो एबीसी के बीच बांटना है और उनका रेशियो हमको प्रश्न में कुछ समस्याएं दी हैं, उनके आधार पर हम उनका रेशियो निकाल सकते हैं। इस प्रकार बांटना है कि ए को मिलने वाले प्रत्येक रुपये के लिए बी को 90 पैसे मिले, मतलब ए को 1 रुपया मिले तो बी को 90 पैसे मिले, ये दिया है। तो ए को 1 रुपया मतलब ए को 100 पैसे मिलेंगे, तो बी को 90 पैसे मिलना चाहिए। ठीक है, समझ गया। इसके बाद अगर आप इसको और सिंपल करना चाहें तो इसको काट दो 10 और 9, तो यहाँ पर ए और बी का रेशियो क्या आ जाएगा 10 और 9 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद दिया है बी को 90 पैसे मिलते और बी को मिलने, यहाँ पर बी को है ना, और बी को मिलने वाले प्रत्येक रुपये के लिए सी को 110 रुपये मिले, तो बी को अगर 1 रुपया मिले, 1 रुपये मतलब अगर बी को 100 पैसे मिले तो सी को इसके तुलना में 110 मिलेंगे। ठीक है, तो ये रेशियो है, तो हम इसको इससे काट देंगे 10 से, तो ये कट जाएगा। अब इसे सम्मिलित रेशियो निकालना, सम्मिलित रेशियो आपको निकालना तो होगा, यहाँ 9 लिख दीजिए, यहाँ 10 लिख दीजिए, अब इनका गुणा करके लिख देते हैं। ठीक है, 10 में 10 का गुणा हो गया, इसको तो 100 मिले, ये इसको मिले 90 और इसको मिले कितने 99। ठीक है, तो इस प्रकार इनका रेशियो निकल गया। अब बांटना कितने रुपए है, बांटना है 86,700 और मिलना निकालना किसका है, तो बी का हिस्सा बताइए। तो आप यहाँ पर ध्यान दें कि बी का हिस्सा 90 है, टोटल कितना हिस्सा 100 और 99, 199 और 90 289 आ जाएगा। ठीक है, 289 कुल हिस्सा कितना दिया 86,700। अब इसको 17 से काट दो, ये 17 बार, ये 17 5 85, 1 बचा 17 1 17 0, और फिर 17 से काट दो, 17 दिया 51 300, 300 में 900 का गुणा करोगे, 300 में 90 का गुणा करोगे तो 27 और 3 0। तो इस प्रकार इसका आंसर आपका क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 2700 इस सवाल का आंसर है। तो इसी के साथ हम इस सेशन को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको यह सेशन पसंद आया होगा और आप इसी प्रकार के सेशन के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।